गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। कल का वीडियो आपने देख लिया होगा और आज हम लोग बात करेंगे अंतर वस्तु विश्लेषण पे, कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, तो आज ये हमारा टॉपिक है। कल भी हमने बताया था आपको। तो अंतर वस्तु विश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले अंतर वस्तु विश्लेषण होता क्या है। अंतर वस्तु विश्लेषण सामाजिक अनुसंधान की एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त गुणात्मक सामग्री को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है या श्रेणीबद्ध किया जाता है कि उनके परिमाणात्मक निष्कर्ष प्राप्त हो सके। यानी कि जो आपने गुणात्मक, यानी कि आपने जो आपने अवलोकन द्वारा या किसी साक्षात्कार द्वारा जो भी निष्कर्ष या व्यक्तिगत अध्ययन द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त किए हैं, उन गुणात्मक एनालिसिस को हम यहाँ पर कंटेंट में कैसे चेंज करेंगे। उद्देश्य क्या होते हैं। अच्छा, उद्देश्य से पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की। बहुत विद्वानों ने परिभाषा भी इसकी दी है। जैसे केपलान ने कहा है, अंतर वस्तु विश्लेषण एक ऐसी विधि है जो एक विशेष वार्ता के अर्थ को व्यवस्थित एवं परिमाणात्मक रूप से स्पष्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, तो अभी वैसे ही मैंने बताया ना कि अंतर वस्तु विश्लेषण जो है क्या होता है कि जो गुणात्मक अध्ययन है आपका, उसको जो क्वालिटेटिव जो आपका स्टडी है उसको क्वांटिटेटिव स्टडी में चेंज करती है, उसको प्रस्तुत करती है। इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं। इसके पहला उद्देश्य है कि जो गुणात्मक अध्ययन है उसको वस्तुनिष्ठ बनाना। हमने पहले बताया था ना कि जब क्वालिटेटिव मेथड का हम यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे विचार है, हमारी निजी विचार है, हमारी चीज़ें हैं, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन अगर हम और बहुत से लोग उस पर विश्वास भी नहीं करते हैं, है ना। क्वालिटेटिव मेथड में बहुत से लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना ये होता है कि कहीं ना कहीं ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, कहीं ना कहीं आपके विचारों से प्रेरित हैं। तो उनको साइंटिफिक रिसर्च बनाने के लिए क्या करते हैं, जो गुणात्मक अनुसंधान है, जो आपका क्वालिटेटिव मेथड है, उसको क्वांटिटेटिव मेथड में प्रस्तुत करते हैं ताकि वो साइंटिफिक हो जाए और आपका जो अध्ययन है वस्तुनिष्ठ हो जाए। अगला है गुणात्मक तथ्यों को संख्यात्मक रूप प्रदान करना। मैं बताया ना कि मतलब मैथमेटिकल स्टैटिकल यूज़ करते हैं आप। SPSS का यूज़ कर सकते हैं या कोई और माध्यम से इसको यूज़ करके अपनी जो थियोरी है, अपनी थियोरी को अपना क्वांटिटेटिव मेथड के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इससे ये क्या होगा, उसमें विश्वसनीयता और वैज्ञानिकता दोनों बढ़ जाती हैं। संप्रेषण संबंधी अध्ययनों को सुगम बनाता है ये, और संकलित तथ्यों की प्रामाणिकता को ये ज्ञात करता है। ये इसके उद्देश्य हो गए। अब आता है कि अंतर वस्तु विश्लेषण में चरण क्या होते हैं, स्टेप क्या होते हैं इसके करने के। तो पहला है इसमें पहला हम अगर तथ्य लेते हैं तो उसमें है तथ्यों का संकलन, है ना। तथ्यों का संकलन, आप जो भी प्रॉब्लम्स ले रहे हैं उन तथ्यों को कहाँ कहाँ से संकलित करेंगे, पहले आपको इसका निर्धारण करना होता है। सेकेंड है आपका विश्लेषण की इकाइयों का निर्धारण। ठीक है, विश्लेषण, आप जो विश्लेषण कर रहे हैं उन इकाइयों का निर्धारण कहाँ कहाँ से करेंगे, ये आपका सेकेंड स्टेप हो सकता है। और इसमें एक कोट कर लीजिएगा, आप लिख लीजिए कि जो हंसराज हैं, ये हंसराज, इन्होंने जो अंतर वस्तु विश्लेषण है इसकी 5 प्रकार की इकाइयों का उल्लेख किया हुआ है। कौन कौन सी इकाइयाँ हैं वो, शब्द, प्रसंग, पात्र, मद एवं स्थान और समय का माप। ठीक है, लिख लिया आपने। फिर से बोल दूँ आप लोगों को, शब्द, प्रसंग, पात्र, मद, समय और स्थान का माप। ठीक है, तो इसमें पहले आता है शब्द। शब्द क्या होता है, यानी कि जो भाषण लिखा जा रहा है, संप्रेषण का बता रही हूँ ना, जो भाषण लिखा जा रहा है आपका, उसमें किस शब्द की आवृत्ति कितनी बार हुई। आवृत्ति मतलब
कि जो शब्द है वो कितनी बार आपका रिपीट हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड है आपका प्रसंग। प्रसंग को हम यहाँ पर दो भागों में विभाजित करते हैं, वाक्य अनुच्छेद, है ना, वाक्य अनुच्छेद, और इसको भी दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला प्रमुख वाक्य और दूसरा है सेकेंड है आपका गौण वाक्य, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, है ना। तो इसमें जो प्रमुख वाक्य होता है वो कहाँ से होगा, जो आपके न्यूज़पेपर आते हैं उसमें आपने बड़ा बड़ा देखा होगा, है ना, आपने बड़ा बड़ा देखा होगा कि कोई भी जो समाचार होता है उसकी एक हेडलाइन होती है, हेडलाइन देते हैं, वो क्या हुआ आपका, हाँ, वो क्या हुआ आपका प्रमुख वाक्य। आपने उस जो आपने उस लाइन को देख के समझ लिया कि इसके अंदर क्या क्या मतलब किस बात का जिक्र किया गया है, तो क्या हो गया प्रमुख वाक्य। सेकंड है आपका गौण वाक्य, और इसमें क्या होता है कि विश्लेषण, जो आपका प्रमुख वाक्य है उसके विश्लेषण की जो जितनी भी कंटेंट है इसके बारे में इसके अंदर दिया गया होता है, इसलिए इसको कहते हैं सेकेंडरी वाक्य या गौण वाक्य। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बस प्रमुख वाक्य देख के ही अंदाज़ा लगा लेते हैं, या बहुत से लोग अंदर का नहीं पढ़ते हैं, प्रमुख वाक्य को देख कर ही पूरे उसके बारे में जानने की कोशिश कर लेते हैं या जान लेते हैं उसके बारे में कि क्या कहाँ हुआ होगा। अगला है आपका पात्र, है ना, पात्र, पात्र को क्या कहेंगे, एक्टर, है ना, एक्टर। तो ये क्या एक्टर क्या करते हैं, एक्टर करता है ये है कि जो आपकी कहानी है, आप कोई कहानी पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, या फिर कोई उपन्यास पढ़ते हैं, उसमें कोई ना कोई एक्टर जरूर होता है, आपका प्रमुख एक्टर के रूप में विभाजित होता है वो। तो वो जो एक्टर होते हैं उस कहानी में, उस उपन्यासकार में, या अन्य जो आप पात्र देख रहे हैं, वो जो है वो पात्र या एक्टर वो किस समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और किस समुदाय, अगर उस किसी ऐसे समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो हम उस समुदाय के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ बात करें तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को हम ले सकते हैं। उसके जो प्रमुख पात्र हैं देहाती जो चीज़ है देहाती समुदाय, गांव के समुदाय से ली गई हैं, वहाँ की चीज़ों को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो केवल हम पात्र के द्वारा यहाँ पर उस समुदाय के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मद, है ना, मद क्या है, आइटम्स, है ना, कई प्रकार के आइटम से भी क्या करते हैं, विश्लेषण को ज्ञात करने का विशेष जो सॉरी, है ना, जो ये पुस्तक है, पत्रिका है, कहानी है, उपन्यास है, इसके आधार पर भी विश्लेषण को ज्ञात किया जा सकता है। किसी क्षेत्र के संचार के साधन कितने, है ना, संचार के साधन कितने विकसित हुए हैं, इसके माध्यम से इसको पता लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम प्रेजेंट टाइम का मान के चलते हैं कि अगर हमें किसी समुदाय के बारे में पता लगाना है कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक संचार है वो कितना ज़्यादा है, तो हम वहाँ पहले पता लगाएंगे कि वहाँ पर कितने लोग समाचार पढ़ते हैं, कितने लोग रेडियो सुनते हैं, कितना लोग उस चीज़ को मायने रखते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों से हम उस चीज़ का पता लगा सकते हैं। फिर है आपका समय और स्थान का माप। इसका तात्पर्य है कि किस कार्यक्रम को, है ना, किसी कार्यक्रम या प्रोग्राम का प्रसारण कितनी बार और किस समय किया गया है ना, कितनी बार। यानी कि जितने भी आपके टीवी पे प्रोग्राम आते हैं, आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, एग्जाम्पल के हम लोग देखते हैं न्यूज़ चैनल में आप देखते हैं कि किसी भी जो प्रोग्राम है वो उसमें किस चीज़ को हेडलाइन कर रहे हैं, उस चीज़ का प्रसारण कितनी बार कर रहे हैं, ये काफ़ी हद तक मायने यहाँ पर रखता है अंतर्वस्तु विश्लेषण में। तो ये भी एक प्रमुख जो चरण है, ये प्रमुख चरण के रूप में उभरता है। इसके अलावा आगे है विश्लेषण की श्रेणियों विभाजन। विश्लेषण की श्रेणी विभाजन इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा, DC मैकक्लेलैंड ने 4 श्रेणियों में से विभाजित किया है, 4 श्रेणियों में इसको विभाजित किया हुआ है। पहला है इसमें अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया विश्लेषण, है ना। ये क्या होता है, ये जो अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया विश्लेषण होता है, इसको हम लघु समूहों में, इसका यूज़ हम लघु समूहों को विश्लेषण में करते हैं। जो छोटे छोटे समूह होते हैं वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। सेकंड है आपका मूल विश्लेषण, यानी सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज़
का अगर विश्लेषण करना होता है तो हम यहाँ पर इसका विश्लेषण करते हैं। प्रयोजन अनुक्रम विश्लेषण, इसमें क्या होता है, स्थिति परिवर्तन, स्थिति संबंधी कोई परिवर्तन अगर होता है तो उसको एक अंक का प्रदान करके उसका विश्लेषण किया जा सकता है। यहाँ पर प्रतीकात्मक विश्लेषण, ये मनोवैज्ञानिक जो चीज़ें हैं, मनोवैज्ञानिक तथ्यों को जो निहित अर्थ हैं, मनोवैज्ञानिक जो तथ्य हैं उसमें निहित अर्थों के आधार पर इसमें क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इसमें निहित अर्थों का विश्लेषण इसमें किया जाता है। श्रेणियों का विश्लेषण, इस विभाजन में चरों की जो होती है, जो चर हैं हमारे जो भी चर हमने यूज़ किए हैं उसकी कोडिंग की जाती है ताकि वो अपने लक्ष्य से भटके ना। एग्जाम्पल के तौर पर यदि महिला पुरुष का कर रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, महिलाओं को 1 कोडिंग दे देंगे, पुरुष को 2 कोडिंग दे देंगे। इसके अलावा अगर एजुकेशन है तो हम 1 2 3 4 5 हाई स्कूल 1 है ना, सेकेंड है इंटर, 3rd है BA। तो इस तरह की कोडिंग हम करके यहाँ पर हम जो परिमाणात्मक है उसका विश्लेषण यहाँ पर हम करते हैं। अंतर वस्तु इकाइयों को मापन, इसमें क्या होता है, चरों के भार के आधार पर गुणात्मक को परिमाणात्मक में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब किस चर को हम मुख्य रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, किसको हम प्रमुखता दे रहे हैं, किस चर को, उस आधार पर यहाँ हम चीज़ों को विश्लेषित करते हैं। अगला है विश्लेषणात्मक व्याख्या। इसमें क्या है, इसमें संबंधित इकाइयों की माप करके तथ्यों को सारणियों में, है ना, टेबल बनाते हैं, उसमें प्रस्तुत किया जाता है। विभिन्न तथ्यों की समानता और असमानता की आवृत्ति क्या है, इसके आधार पर इसमें व्याख्या की जाती है। यानी कि दो, अगर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, यहाँ तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है कि किस चीज़ में समानता अधिक है, किस चीज़ में असमानता अधिक है, यानी चरों के में समानता असमानता की व्याख्या यहाँ पर करते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा आता है इसका चरण हो गया हमारा। अब इसकी उपयोगिता क्या है, उपयोगिता क्या है, इम्पोर्टेंस इसकी क्या है ना, यूटिलिटी है ना, यूटिलिटी इसकी क्या है, तो हम पढ़ लेते हैं। पहला है इसमें गुणात्मक तथ्यों को परिमाण में रूपांतरण, है ना। सबसे पहला आपका जो भी गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव जो स्टडी है उसको क्वांटिटी जो स्टडी में उसमें परिवर्तन करना होता है ताकि आपको सांख्यिकी या जो अंकों का है अंकीय विश्लेषण इसमें प्राप्त किया जा सके। सेकेंड है आपका संचार संबंधी साधनों में उपयोगी होता है। ये जितने भी संचार हैं हमारे उसमें ये उपयोगी होता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संचार के साधनों का तुलनात्मक अध्ययन होता है, यानी कि हमारे राष्ट्र में कितने साधन हैं संचार के, संप्रेषण के, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कितने संचार हैं, उस आधार पर उनकी क्वालिटी क्या है, इस आधार पर यहाँ पर चीज़ों को हम विश्लेषित करते हैं। अगला है फिर इसकी अंतर वस्तु की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इसमें। पहला तो प्रॉब्लम सही है वस्तुनिष्ठता की समस्या, जो कि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं शुरू से कि वस्तुनिष्ठता की समस्या रहती है, तो ये कॉमन फैक्ट है। तो हम यहाँ पर ही पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठता की समस्या आती है, यानी कि अगर हम सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम चीज़ों को वस्तुनिष्ठ रूप से प्रस्तुत करने का दावा करते हैं तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जैसे हम क्वालिटेटिव स्टडी किया और उसको क्वांटिटी उसमें परिवर्तित कर रहे हैं, तो उसमें वस्तुनिष्ठता की जांच किस प्रकार की जाए। मतलब हम कैसे ये पता लगाएं कि जो हमारा स्टडी है वो हमारे निजी विचारों से प्रभावित हुआ है नहीं है, या अमुक जो विचार हैं उनसे प्रभावित हुआ है या नहीं हुआ है, और कितना हुआ है। इस तरह की जो प्रामाणिकता है उसको स्पष्ट करना बहुत कठिन कार्य माना जाता है। श्रेणियों की निर्धारण की समस्या होती है, यानी कि जो श्रेणियां होती हैं उनमें निश्चित मापदंड क्या होंगे, उसका निर्माण कैसे होगा, यानी कि जो भी श्रेणियां हमने ली हैं उन श्रेणियों को हम किस तरह का भार प्रदान करके उनको किस तरह से विभाजित करें, एक बहुत बड़ी परेशानी के रूप में हमारे सामने उभर के आती है, क्योंकि नियमों और जो मापदंड हैं उनको परिभाषित करना काफ़ी कठिन कार्य होता है। परिमाण की समस्या होती है इसमें। परिमाण की समस्या यानी कि जो आपके शब्द, वाक्य, मद, पात्र है ना,
समय, स्थान जो भी लिया गया है उसको जो भार दिया जाता है, यानी कि गुणात्मक तथ्यों के कार्य और कारण संबंध को ज्ञात करना। यहाँ कार्य और कारण संबंध को ज्ञात करके उनको किस प्रकार भार प्रदान किया जाए, इस पे बहुत ही प्रॉब्लम्स होती रहती है। प्रतिनिधि निर्देशन की समस्या यहाँ पे आती है। जो भी प्रतिनिधि हैं उनको जैसे किस चीज़ों को, छोटा समूह है और बहुत से लोगों ने विचार व्यक्त किए हैं, तो किस समूहों को कितना भार दिया जाए, किसको प्रमुखता से स्थापित किया जाए। मान लीजिए कि हमको किसी जनप्रतिनिधि की किसी विषय पर हमें लेना है कि उनके विचार क्या हैं, और वो उन विचार जो होते हैं उस पे हमने बहुत से लोगों का जो प्रतिनिधि हैं उनको बहुत से लोगों की हमने प्रतिक्रिया ले ली, लेकिन हमें उनको स्थापित करना है 2 ही 3 लोगों को। मतलब मान लीजिए कि हमें 2-3 लोगों के विचार लेने हैं और हमने 10 लोगों के विचार इसमें शामिल कर लिए, और सब 10 जो व्यक्ति हैं वो अपने मान लीजिए धुरंधर हैं पूरी तरह से, तो क्या करेंगे हम? अब वहाँ पर हम किसी 3 को सेलेक्ट करने में बहुत परेशानी आ सकती है। तो ये जो छोटे समूह हैं उनमें अगर व्यापकता के आधार पर हम बात करते हैं तो वहाँ एक समस्या के रूप में ये उभर कर सामने आती है। उपयोगिता की समस्या हो सकती है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं उनको किस तरह से हम उपयोगी करार दें, या अंतर वस्तु विश्लेषण जो भी है उसमें अत्यधिक उपयोगी प्रवृत्ति के रूप में अगर हम इसको प्रस्तुत करते हैं तो उसकी उपयोगिता कहाँ तक सिद्ध होती है, ये भी एक प्रमुख समस्या के रूप में सामने आती है, क्योंकि जो उपयोगिता है वो भी कहीं ना कहीं इसकी प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये अंतर वस्तु विश्लेषण था आपका। ये अंतर वस्तु विश्लेषण था आपका, जो कि आपका टॉपिक था, और आज यहीं पर रखते हैं इस टॉपिक को। और आज आपका ये जो कंटेंट है ये ख़त्म हो गया है। कल से हम लोग नया शुरू करेंगे आपका इंडियन सोशियोलॉजी पैन। ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजी के बारे में हम लोग का पढ़ेंगे। तो आप लोगों से आप लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मेरा जो अगला कंटेंट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पर व्हाट्सअप करके अपना सेमेस्टर, अपना नाम भेज दें, तो उनके लिए भी हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो आज ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा आप लोग अपना पार्टिसिपेट करिए, थोड़ा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपके दोस्त हैं उनको भेज दीजिए, ताकि उनको भी एक पढ़ने का जो प्लेटफॉर्म है वो उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, और जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट में या मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर अपना नाम और सेमेस्टर एंड अपना मोबाइल नंबर भेज दें, ताकि उनकी क्लासेस हम शुरू कर सकें। ठीक है, ओके।